अरुंधति रॉय ये नहीं कह रही कि जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। वो कह रही है क्या बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, और उसका जवाब वो खुद ही दे रही है नहीं है। शुरुआत करते हैं। इन द 50 years सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के 50 सालों में, तो आजादी मिली थी हमें 1947 में और आजादी के 50 साल हुए 1997 में। मतलब ये जो ऐसे है आपका वो 1997 में लिखा। एक किताब थी एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, तो उस किताब का हिस्सा है। ठीक है। तो इन द 50 years since independence after Nehru's famous speech, dams are the temples of modern India. तो जो पहली सरकार थी भारत की, उस सरकार के पहले प्रधानमंत्री की ये स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा था बांध जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। इसका मतलब है कि आधुनिक भारत के लोगों को बांधों की पूजनी चाहिए, ज्यादा बांध बनाने चाहिए, उनका ख्याल रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों की सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे। वो हमें कभी बिजली की समस्या नहीं आने देंगे, कभी पानी की समस्या नहीं आने देंगे, ना पीने का, नहाने धोने का, या और जितने भी इस्तेमाल में हम पानी करते हैं। तो हमारी सारी समस्याओं का निजात है बांध, ऐसा उन्होंने कहा था 1947। फिर ब्रैकेट में लिखा है वन ही ग्रू टू रेग्रेट इन हिज ऑन लाइफ। और जब उन्होंने वो स्पीच दी तो अपने जीवन काल में ही, मतलब बाद में, उन्हें खुद अपनी स्पीच पे दुख हुआ कि उन्हें शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओके, खैर ये बात अलग है थोड़ी सी, ये मेंशन कर दी कि कंटिन्यूटी ना टूटे। तो 50 सालों में जब नेहरू ने ये स्पीच दी तो क्या हुआ? His foot soldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural fun. और जैसे ही, जाहिर सी बात है, देश का अगर कोई लीडर कोई बात कहेगा ना तो फॉलोअर्स क्या करेंगे? वो अंधों की तरह काम करेंगे उसके लिए, क्योंकि लीडर्स जो होते हैं बड़े विजनरी होते हैं। ज्यादातर लोगों की आदत नहीं होती है लीड करने की, उनकी आदत होती है फॉलो करने की। वो फॉलो बड़ा अच्छा करते हैं। अपने इंडिया की तो 95% पॉपुलेशन ऐसी है विच लाइक्स टू फॉलो, जिनको अनुसरण करने में बहुत मजा आता है। तो बस उनको कोई बता दे कि करना क्या है, क्योंकि वो ये नहीं जानते करना क्या है। तो जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर हैं और इससे क्या क्या हमारा फायदा हो जाएगा, तो जो भी फुट सोल्जर्स थे, जो उनके सिपाही थे सरकार के, उन्होंने अपने आप को बांध बनाने में, मतलब उस कार्य में अपने आप को लगा दिया विद अननेचुरल फर्वर। फर्वर होता है जोश, अननेचुरल का मतलब है अप्राकृतिक, मतलब कि जोश भी ऐसा था जो सच्चा भी नहीं था, अजीब लग रहा था। जैसे कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हो ना तो उसमें भी डाउट हो जाता है। अच्छी चीज भी अगर ज्यादा होगी तो उसमें भी हमें क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। अति हर चीज की बुरी। डैम बिल्डिंग ग्रू टू बी इक्वेटेड विद नेशन बिल्डिंग। बांध बनाने को राष्ट्र निर्माण के बराबर माना जाने लगा। Their enthusiasm alone should have been reason enough to make one suspicious. जो जोश था ना उन लोगों का बांध बनाने के पीछे, उसी से शक पैदा हो रहा था। जैसा मैंने कहा ना, कोई चीज जब ज्यादा हो तो अच्छी चीज पे भी शक हो जाता है। प्यार भी जब उम्मीद से ज्यादा मिलने लगे ना तो हमें शक होने लगता है, क्योंकि जनरली ह्यूमन नेचर में जो है ना धोखा है, वहां पर छल प्रपंच ये सब है। मैक्सिमम हम जितने भी रामायण महाभारत हमारे एंशिएंट सब देखते आए हैं, तो वो हम सब देखते हैं। तो अगर किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्रेम मिलने लगे तो वहां भी हमें डाउट हो जाता है कि इसका कोई फायदा है क्या। अगर आपका कोई मित्र आपकी कुछ ज्यादा ही मदद करने लगे तो वहां पे भी डाउट हो जाएगा। तो सरकार भी अगर ऐसा दिखाए कि वो कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब देयर इज समथिंग डाउटफुल, ऐसा होता है। और कैसे लीडर्स फॉलो करते हैं, लीडर्स फॉलो कराते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी वाले मोदी साहब, तो उन्होंने कहा देश से कि स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, और देखो लोग कैसे पागलों की तरह जुट गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभियान गलत था, पर पॉइंट ये है क्या वो अभियान सफल हुआ क्या? स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, जितने भी मंत्री लोग थे उन लोगों ने क्या किया? पहले कूड़ा डलवाया, साफ कूड़ा, पत्ते होते हैं ना जो पेड़ों की, तो वो कूड़ा एक कोने में डलवाया। फिर झाड़ुएं उठा के 4 झाड़ू चलाई, फोटोज खिंचवाई, वीडियोस लगा के पोस्ट कर दिया। तो उन लोगों ने तो वो काम किया, लीडर्स ने। और आम लोगों ने
क्या क्या उसके नालियां भी साफ कर दी और सब कूड़ा भी उठा दिया, और वो मोमेंट एक बहुत ही बड़ी शेप लेने लगा, और हर बंदा जो है वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और पोस्ट करने लगा इस चीज से जुड़ी। तो कोई भी लीडर जब कुछ बोलता है विजनरी, तो ऐसा जनरली होता है, वो एक आग की तरह वो मूवमेंट चल पड़ता है। पर पॉइंट ये है कि सरकार ने जो ये मूवमेंट चलाया उसका यूज कहाँ होना चाहिए था। मैक्सिमम टॉयलेट्स बनने चाहिए थे, पर टॉयलेट्स उसमें बने नहीं, और बहुत सारी संख्या में बताया गया कि इतने करोड़ टॉयलेट्स बन गए हैं, अब सारे गांव क्या हो गए हैं, वो खुले में शौच से मुक्त गांव हो गए हैं, ऐसे ऐसे बोला गया। और एडवर्टीजमेंट पे हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया। तो सरकार को अपनी इस एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया करना चाहिए था। दिल्ली में अभी भी एक इलाका ऐसा है जहाँ पे वो कितना बड़ा कूड़े का ढेर है। अगर कभी भी आप बस में या गाड़ी में से ट्रेवल करोगे दिल्ली जब जाओगे हिसाब से, तो आप देखेंगे वो उसकी स्मेल जो है ना 20 मिनट तक हो जाती नहीं है आपके दिमाग से। ऐसा वो है, मतलब इतना इतना बड़ा अभियान चल रहा है, पर उसके बावजूद ही फर्क क्या पड़ रहा है। गंगा सफाई का अभियान चल रहा है, पर कुछ हो रहा है? हो नहीं रहा है। क्योंकि ये सिर्फ क्या है कि पॉलिसीज हैं जो दिखती हैं एक सरफेस लेवल पे, जिसमें आम लोग बड़े पागल हो जाते हैं, फिर क्या कर देते हैं, वोट कर देते हैं। राम मंदिर के मसले को लेकर हो, मतलब ऐसे मसले उठाए जाते हैं, और फिर उनसे जब वोट पॉलिटिक्स हो जाती है तो बाद में फिर काम होते नहीं। तो खैर पॉइंट ये है कि जैसे ये जितनी भी बातें मैंने की वैसी ही एक पॉलिसी बांध बनाना थी, तो उसका फिर आगे क्या हुआ? देयर एंथुसियाज्म अलोन, तो उनका जो जोश था उसी से शक पैदा हो जाए। तो नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम्स, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ नए बांध बनाए एंड न्यू इरिगेशन सिस्टम और नए सिंचाई के साधन डेवलप किए, दे टुक कंट्रोल ऑफ स्मॉल ट्रेडिशनल सिस्टम्स। जाहिर सी बात है, समंदर में अगर बड़ी मछली आ जाएगी तो छोटी मछलियां खत्म हो जाएंगी। जब कृषि चलती थी ना, तो हाथ से सारे काम होते थे, तो एक खेत के अंदर क्या पता 10-10 किसान काम करते हैं। पर जब मशीनें आ गई तो एक ही बंदे का काम बच गया, वो भी वो जो उस मशीन को चलाना जानता हो, और बाकी 10 किसान जो हैं, क्योंकि वो हाथ से ही काम करना जानते हैं, मशीन को चलाना नहीं जानते, तो वो लोग बेरोजगार हो गए। तो ये हमेशा से रहा। तो अगर बड़ा सिस्टम आएगा तो छोटा सिस्टम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, जो छोटे स्मॉल ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे परंपरागत, वो सब क्या हो गए? दैट विलेज कम्युनिटीज हैड मैनेज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, जो गांव के लोगों ने, समुदायों ने हजारों सालों से जिनको बना के रखा था, दे अलाउड देम टू अट्रॉफी। अब ट्रॉफी जो शब्द है वो होता है किसका, मतलब पॉजिटिव सिंबल है। ट्रॉफी जीत का सिंबल है। यहाँ पे अट्रॉफी है, अट्रॉफी मतलब बेकार, कूड़े में पड़ गई वो सारी चीजें। मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो तो गया कूड़े में, और मॉडर्न सिस्टम ने आके कब्जा कर लिया। तो कंपनसेट द लॉस, नुकसान हुआ काफी। इस नुकसान की भरपाई कैसे की गई? ये बड़ा आयरोनिकल भरपाई करी, कि जैसे अगर आपके हाथ में बड़ा तेज दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर को कहें जी इस हाथ में, मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, और डॉक्टर कहे दूसरे हाथ पे जोर की ईंट मार के कि देख अब तेरे लेफ्ट हाथ में हो रहा है क्या? तो क्योंकि अब राइट हैंड में पेन ज्यादा होने लग गया, तो लेफ्ट हैंड का पेन आपको ज्यादा फील नहीं हो रहा। मतलब एक पेन के बदले में दूसरा पेन दे दो, ये कहकर देखा वो पेन तो कम कर दिया ना। दिस इज द पॉइंट। तो लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या किया? द गवर्नमेंट बिल्ट मोर एंड मोर डैम्स, और भी ज्यादा बांध बना दिए, कि कोई बात नहीं, बांधों की समस्या है, बांध और बना देते हैं। बांधों से ही समस्या है और बांध और बना देते हैं। कैसे कैसे बांध बने? बिग वंस, लिटिल वंस, टॉल वंस, शॉर्ट वंस, तो छोटे मोटे पतले लंबे चौड़े सब तरीके के बांध बन गए। The results of its excursion is that India now boasts of being the world's third largest dam builder. और इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का तीसरे नंबर का डैम बिल्डर बन गया 1997 तक, 1997 तक इतने ज्यादा बांध बना दिए गए। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार माने तो वी हैव 3600 डैम्स दैट क्वालिफाई एज बिग डैम्स। तो आज हमारे पास 3600 बड़े बांध हैं, मतलब आज नहीं, आज तो तकरीबन 5000 के करीब होंगे। 1997 में हमारे पास 3600 बांध थे, और जिसमें से 3300 ऑफ देम बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 3300 बांध तो आजादी के बाद बने थे। मतलब आजादी से पहले अंग्रेजों ने सिर्फ 300 बांध बनाए थे बड़े,
और हमने उसमें 50 सालों में 3300 बांध बना दिए। अगर इतने बांध बन गए फिर तो बिजली की समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी, फिर तो पानी की समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी। पर उसके बावजूद भी ये समस्याएं आज भी यूं की यूं हमारे सामने। और क्या दिया है, सम 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो 1997 में 3600 बड़े बांध आपके पास हैं और 1000 बांध बन रहे हैं। यट फिर भी 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन, मतलब उस वक्त 100 मिलियन थी हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, 100 करोड़, सॉरी 200 क्या था, सॉरी हमारी थी 100 करोड़, हाँ अभी 130 करोड़ है, 100 करोड़ के करीब पॉपुलेशन थी। तो कहा 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन, मतलब जिसमें 200 मिलियन लोग जो हैं डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनके पास पीने को साफ स्वच्छ पानी नहीं है। एंड 2/3 और 600 मिलियन लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन का पानी नहीं है। जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना, आदमपुर हुआ, हिसार हुआ, ये हिसार सिरसा जो बेल्ट है, ये कहें तो हम स्वर्ग में रह रहे हैं। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां हमारे पास पानी की किल्लत नहीं है, बिजली भी ठीक ठाक है, मतलब ओवरऑल सुविधाएं ठीक है। आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में जैसे पहुंचेंगे तो वहां पे लोग 4-4 दिन नहीं नहा रहे क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। और पानी आ रहा है तो सुबह 2 बजे आ रहा है, मतलब रात के 2 बजे आ रहा है, मतलब आप अपनी नींद खराब करके उठो, सिर्फ 25 मिनट के लिए पानी आएगा और जितना पानी आपको कलेक्ट करना है जल्दी से कर लो, फिर जो आपका जो पानी सप्लाई है वो नहीं आएगा पूरे दिन, और क्या पता 2-2 दिन ना आए। तो कितना स्टोर करके रखोगे, कितनी बाल्टियों में स्टोर करके रखोगे। जो किराए पे रह रहे हैं वो क्या करेंगे, उनके उन्होंने टंकियां नहीं लगा रखी, क्या करेंगे। तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जी बात यह है कि बिग डैम्स दे स्टार्टेड वेल, बड़े बांधों की शुरुआत तो अच्छी हुई, बट दे हैव एंडेड बैडली, और उनका अंत जो है वो बुरा हुआ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एवरीबडी लव्ड, एक वक्त था जब बड़े बांधों से सब प्यार करते थे, एवरीबडी हैड देम, सबके पास वो थे भी। और ये कौन कौन है जिनकी वो राइटर बात करती है, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट। इसमें 4 चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। क्रिश्चियंस होते हैं ईसाई, मुस्लिम मुसलमान, हिंदू और बुद्धिस्ट, ये तो धर्म की बात है। ये दो जो वर्ड हैं, ये आप में से मुझे कोई बताइए, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। आप में से जिसको भी कुछ भी पता है इसके बारे में, अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। आप में से जिसको भी पता है कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, मैं दोबारा से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये वो वर्ड्स हैं, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो आप में से जिसको पता है वो थोड़ा सा मुझे जल्दी से फटाक से बताइए। सर कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीपति। हाँ पूंजीपति, तो पर ये पूंजीपति क्या, पूंजीपति तो सिर्फ हिंदी रूपांतरण हुआ। क्या होते हैं पूंजीपति। सर पैसे वाले लोग। ऐसे ओके, जिनके पास ज्यादा पैसे, मतलब मोनिका और की बात हो रही है, ठीक है। ज्यादा पैसे वाले कौन, मतलब अंबानी अडानी की बात हो रही है क्या। जमींदार लोग। ओके, बेसिकली बिजनेसमैन लोग, जमींदार लोग नहीं। जमींदार लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। बिजनेसमैन लोग जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये लोग हैं, तो ये लोग कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति। सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है क्योंकि उनके पास उद्योग है, ठीक है। पर पॉइंट, इनको कैपिटलिस्ट क्यों कहते हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब है कि वो पूंजीपति तो है, पैसा तो उनके पास है, पूंजी, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। पर वो क्या चाहते हैं, सारी दुनिया का पैसा उनके पास हो। वो पूरी दुनिया का पैसा निचोड़ के सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। मतलब दुनिया की 100% जो मनी है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। ये समस्या है कैपिटलिज्म की, क्योंकि वो सारा पैसा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। अब आप सोचिए, कोलकाता में अंबानी का एक पता नहीं कितनी मंजिला एक मकान है जो उसका है, जिसके अंदर 167 कमरे हैं। अंबानी के परिवार में 5, 6, 7, 8, 10 बंदे होंगे मैक्सिमम। हेलो। तो 167 है, ऐसा कुछ है ना, कि इतने सारे रूम्स हैं, वहां कौन रहेगा। और यूं कहा है कि तकरीबन शायद कोई 20-30 मंजिला तो ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने की जगह है। तो वो इतने पैसे का वो क्या करने वाले हैं वो लोग। इतना पैसा है, वो सब क्या क्या करना है, पूरी पब्लिक का पैसा उनको निचोड़ना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। और ये मोनोपोली से काम करता है, जिसको एकाधिकार बोलते हैं। जैसे किसी मोहल्ले के अंदर 5 दुकानें हो और 5 अलग अलग गली में हो, तो अब हर गली का बंदा जिसकी दुकान, जिस गली में दुकान है वहीं से सामान ले लेगा किरियाने का। अब एक बंदा सोचे कि सब मेरी ही दुकान से सामान ले, तो क्या करें, वो बाकी चारों दुकानें भी खरीद ले।
अब आप किसी भी गली से सामान लो, एक ही बंदे से आप सामान ले रहे हो, इस चीज को बोलते हैं कैपिटलिज्म। कि सब बाकी सबको खत्म कर देना, बड़ी मछली बन जाना और छोटी मछलियों का विनाश कर देना। तो कैपिटलिस्ट लोगों को भी बांध पसंद आए थे। दूसरे हैं कम्युनिस्ट लोग। कम्युनिस्ट लोग वो हैं जो उद्योगपतियों को खत्म करके आजादी ले आना चाहते हैं, इक्वेलिटी ले आना चाहते हैं, बराबरी ले आना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी, कम्युनिस्ट को हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी लोग। ये रशिया में थे और इंडिया में भी थे, पर इंडिया में इनकी सरकार नहीं आ पाई। बेसिकली आप बोल सकते हो वो लोग भगत सिंह जैसे लोग, जो क्रांति के बल पे, जो मारपीट के दम पे, बाय फोर्स जो इक्वेलिटी ले आना चाहते हैं समाज में, कि कोई अमीर रहे ही ना, सारे सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल सी मनी हो और इजिली पूरी सोसाइटी चलती रहे, वैसे लोग। तो चाहे कोई भी हो, सबको बांध शुरू में पसंद आए थे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन बिग डैम्स मूव्ड मेन टू पोइट्री। एक वक्त था जब बड़े बांधों को देख के लोगों को क्या लगता था, कविताएं लिखते थे उस पर। नॉट एनी लॉन्गर, पर अब नहीं, अब कविताएं नहीं लिखते। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम्स। अब क्या है, पूरे के पूरे संसार में बड़े बांधों के खिलाफ एक मूवमेंट चल पड़ा है, एक आंदोलन। इन द फर्स्ट वर्ल्ड दे आर डीकमीशन्ड, ब्लोन अप। ओके, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड क्या है भाई, ये कोई बताएगा, ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा तो। व्हाट इज फर्स्ट वर्ल्ड? भाई संसार तो एक ही सुना है मैंने, पर यहाँ पे लिखा है पहले संसार में जो बांध है वो उड़ाए जा रहे हैं, ब्लोन अप किए जा रहे हैं। व्हाट इज फर्स्ट वर्ल्ड? आंदोलन सर। सर जो हाँ जी, विकसित देश है। बिल्कुल ठीक बात है। जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हैं, पर इसको आप और भी इजिली समझ सकते हैं। बेसिकली देर आर थ्री वर्ल्ड्स, तीन संसार हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकली। फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा है, मतलब दो गुट बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद। एक गुट था अमेरिका ब्रिटेन जैसे लोगों का, ऐसे देश जो उस वर्ल्ड वॉर को जीते थे। ठीक है, अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था, जिसके बाद जापान और जर्मनी, ये दोनों ऐसे जो देश थे वो हार गए थे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसमें कौन है, ये वाले लोग हैं, अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, ये सब। और सेकंड जो वर्ल्ड है उसमें ये जापान, जर्मनी, ऐसे लोग। अब तीसरा वर्ल्ड कौन सा? तीसरा वर्ल्ड वो है जो लोग गुलाम रहे थे, जैसा अपना देश, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी डेवलप्ड की स्टेट में पहुंची नहीं और पता नहीं कब पहुंचेंगे या पहुंचने भी देंगे क्या उनको, ऐसे। तो वो जो है वो थर्ड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वाले जो लोग हैं वो तो इस बात को समझ गए कि बांध के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने तो उनको उड़ाना शुरू कर दिया। अब जो फैक्ट है, द फैक्ट दैट दे डू मोर हार्म देन गुड, अरे रुक जा, इज नो लॉन्गर जस्ट कंजक्चर। कि अब ये जो सच है ना, कि भी बांध नुकसान ज्यादा फायदा कम करते हैं, ये बात अब सबके समझ में आ गई। बिग डैम्स आर ऑब्सोलीट, अब बड़े बांध जो है वो ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलीट मतलब दे आर नो लॉन्गर यूज्ड। ऐसे देशों में दे आर अनकूल, उनको अब कोई कूल नहीं मानता। कूल मतलब शानदार,